चलिए, तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फेज डायग्राम। ठीक है, तो पहले हम इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ने वाले हैं फेज डायग्राम में ये समझ लेते हैं। फिर हम इस फेज डायग्राम पर आते हैं कि फेज डायग्राम क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद फिर कितने टाइप के फेज डायग्राम हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट डायग्राम कौन सा है। उसके बाद यूनिट नंबर 2 में ही हम डिस्कस करेंगे हीट ट्रीटमेंट्स को। ठीक है, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है बाय द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब जो हम एग्जाम आरजीपीवी का होगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें तो, और यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी, या फिर आप स्टील इंडस्ट्री में या किसी भी इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जाते हैं। ठीक है, तो मटेरियल साइंस में फेज डायग्राम से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, और फेज डायग्राम से ही आपका अल्टीमेटली समझ में आएगा कि अच्छा माइक्रो स्ट्रक्चर क्या होता है, माइक्रो स्ट्रक्चर कैसे आया, और उसके बाद माइक्रो स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, ये सब कुछ आप इस फेज डायग्राम में समझ सकते हो। ठीक है, तो इन दिस टॉपिक वी हैड डिस्कस फर्स्ट, दिस इज गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, तो गिब्स फ्री एनर्जी आप लोग थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ोगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर भी उसका कुछ इंट्रोडक्शन दे दूंगा कि गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है और गिब्स फ्री एनर्जी का मटेरियल साइंस में क्या इंपॉर्टेंस है, वो बात करेंगे हम। उसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो गिब्स फ्री एनर्जी की हेल्प से फिर हम बताएंगे कि भाई इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो इक्विलिब्रियम आप थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ोगे, मैं यहाँ भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, उसके बाद इक्विलिब्रियम के बाद आप कंडीशन क्या होगी फेज ट्रांसफॉर्मेशन की, वो भी हम यहाँ पर इस लेक्चर में अभी आज ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, कंडीशन ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कितने टाइप के, अच्छा उससे पहले हम पढ़ लेंगे जो हमारा एक लॉ होता है। ठीक है, उस लॉ को पहले समझेंगे, गिब्स फेज रूल। देन वी डिस्कस अबाउट गिब्स फेज रूल के बाद टाइप्स ऑफ फेज डायग्राम, सारे फेज डायग्राम्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो 4 होते हैं वो भी पढ़ेंगे आगे। उसके बाद फेज डायग्राम के बाद हम आगे नेक्स्ट बात करेंगे कि हीट ट्रीटमेंट, और हीट ट्रीटमेंट में हम डिस्कस करेंगे एनीलिंग को, नॉर्मलाइजिंग को, क्विंचिंग को, टेम्परिंग को, ठीक है ना, और भी होती है। ठीक है ना, तो ये सब भी हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इस यूनिट में डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? आई थिंक ये आपको समझ आ रहा होगा कि मैं इस टॉपिक में क्या क्या पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, आगे हम बात करें यदि, तो फेज डायग्राम को स्टार्ट करने से पहले हम समझ लेते हैं कि हमारा फेज का मतलब क्या है और इस डायग्राम को पढ़ने का इंपॉर्टेंस क्या है, या फेज डायग्राम हम क्यों पढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली फेज डायग्राम इट इज द रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ microstructure and with respect to either we can say temperature or pressure। ठीक है, पर यहाँ पर हम प्रेशर को कांस्टेंट लेकर चलते हैं थ्रू आउट दी ऑल द प्रोसेस। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में जैसे जैसे कोई भी अलॉय है, तो अलॉय का कंपोजिशन में भी चेंज होता है, तो उसके रेस्पेक्ट में क्या होता है कि उसमें के माइक्रो स्ट्रक्चर में चेंज आता है, तो माइक्रो स्ट्रक्चर में चेंज आने से अल्टीमेटली क्या होता है कि उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज होती है। क्लियर है? तो फेज डायग्राम से हमको क्या पता चलेगा कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर यदि मेरा कोई मटेरियल या अलॉय है, या उस पर्टिकुलर कंपोजिशन की बात करें, तो उसके रिस्पेक्ट में हम बोलेंगे कि वहां से क्या पता चलता है हमको, टेम्परेचर के बात करें तो हम उससे टेम्परेचर से कंपोजिशन, और कंपोजिशन से दोनों से पैरामीटर्स हम फेज का माइक्रो स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहे हैं, और माइक्रो स्ट्रक्चर से हमको अल्टीमेटली हमारी जो भी प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज क्या होती है, इन्फ्लुएंस होती है। क्लियर है? तो यहाँ पर ये समझ में आया आपको कि भाई
फेज डायग्राम से हम क्या समझेंगे, ठीक है। आगे हम बात करें तो फेज डायग्राम में कुछ सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस या सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं। उन इम्पॉर्टेंट टर्म्स को यदि हम समझें तो सबसे पहले हम बात करते हैं सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंपोनेंट। तो कंपोनेंट का मतलब क्या होता है कि कंपोनेंट मतलब जैसे कोई मेरा अलॉय है, लेट्स से मैंने आयरन कार्बन यदि दिया तो Fe और C हो जाएगा। लेट्स से मैंने कॉपर निकल लिया तो उस केस में ये हो जाएगा, ठीक है। या यदि मैं कॉपर यदि कॉपर की बात करें तो कॉपर के साथ यदि हम दूसरा कोई भी एलिमेंट इसके साथ ऐड करते हैं, या फिर आप ऐसा बोलो कि आप कोई फेरस कार्बन, या ठीक है ना, तो इससे ये एक आपका फेरस क्या हो गया, आयरन एक कंपोनेंट हो गया, कार्बन यहाँ पर एक कंपोनेंट हो गया। इसी तरह से कॉपर और निकेल भी आपका क्या हो गया, एक कंपोनेंट हो गया। क्लियर है। अब इस इन दोनों से मिलकर एक क्या बनेगा, एक नया सिस्टम बनेगा। सिस्टम इन द सेंस क्या कि जैसे आप थर्मोडायनामिक सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ मटेरियल्स पॉइंट ऑफ व्यू, मेटलर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो सिस्टम का मतलब क्या होगा कि इन दोनों का कंपोजिशन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर या प्रेशर पर, या टेम्परेचर और उसके कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में हम बात करें तो उससे उसकी माइक्रोस्ट्रक्चर इन्फ्लुएंस होगा, और माइक्रोस्ट्रक्चर से उसकी प्रॉपर्टीज इन्फ्लुएंस होंगी। कि मतलब यदि हम इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर देख रहे हैं आयरन कार्बन का परसेंटेज या आयरन कार्बन का कोई अलॉय, तो उसका हमको किस तरह का माइक्रोस्ट्रक्चर मिलेगा और उसकी किस तरह की प्रॉपर्टीज होगी। क्लियर है। तो वो अपना क्या कहलाता है, सिस्टम। आर यू गेटिंग दिस? नाउ वी कम्स टू द नेक्स्ट दैट सेज सॉल्युबिलिटी लिमिट। अच्छा, सॉल्युबिलिटी लिमिट को यदि आपको समझना है तो सॉल्युबिलिटी लिमिट का मतलब क्या हो जाएगा, तो आपने सॉल्युबिलिटी लिमिट इससे पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ वैसे, ठीक है, कि देयर इज एन solute एंड सॉल्वेंट, ठीक है। तो आपको पता है कि सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है, ठीक है, मैं ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। यदि आप एग्जांपल ले, लेट्स से शुगर और वाटर का, ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि सॉल्यूट का मतलब क्या, कि ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, शुगर, और सॉल्वेंट मतलब क्या, H2, यदि मैं इन दोनों का मिक्सचर कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, लेट्स से मैंने यदि नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर लिया, तो नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर हम क्या बोलते हैं कि ये लेट्स से 27 डिग्री सेल्सियस मैंने लिया और प्रेशर जो है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया। हम बोलते हैं कि इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये कुछ अमाउंट में, जैसे कि मैंने 1 kg या 1 लीटर बोलो, ठीक है, कि 1 लीटर वाटर लिया, तो उसमें लेट्स से कि 20%, या आप बोल सकते हो, आई डोंट नो दी फिगर्स, ठीक है, मतलब हम फिगर्स पर नहीं जा रहे एग्जैक्ट फिगर्स पर कि कितने अमाउंट में होगा, बस ये समझ दो कि लेट्स से क्या बोल दो कि इसमें 100 या 200 ग्राम ऑफ शुगर क्या हो सकता है, सोलेबल हो सकता है, ठीक है। ये मैं कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूँ कि इसका कंसंट्रेशन लिमिट हो गया, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप उसमें शुगर और ऐड करने चाहते हो तो क्या होता है कि शुगर ऐड नहीं होता, मतलब अल्टीमेटली जो से क्रिस्टल्स बनते हैं वो आपस से रिगेन होने लगते हैं, ठीक है। तो इस लिमिट को हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी लिमिट, या आप ऐसा समझ लो यदि हम इन जनरल बात करें तो वो लिमिट जहाँ पर उसका कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, सेचुरेटेड स्टेट में चले जाता है या सेचुरेटेड हो जाता है, ठीक है। उस लिमिट को हम क्या बोल रहे हैं, सॉल्युबिलिटी लिमिट। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है। नाउ वी कम्स टू द फेज। अब फेज क्या होता है, क्योंकि हमने यहाँ पर सबसे पहले फेज डायग्राम में बात करी, तो फेज का मतलब क्या, तो फेज को आप लोग वैसे तो थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ोगे, पर यहाँ पर भी हम उसकी बात करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप वाटर का ही एग्जांपल लें, तो वाटर की यदि मैं बात करूं तो आप इसको जानते हैं कि इसकी 3 स्टेट्स होती हैं, एक होता है गैस, एक होता है लिक्विड जिसको हम वाटर बोलते हैं, और लिक्विड स्टेट, और थर्ड वन इज सॉलिड स्टेट जिसको हम आइस बोलते हैं, ठीक है। तो गैस मतलब वेपर स्टेट बोल सकते हो, ये मेरा लिक्विड स्टेट हो गया, और ये सॉलिड स्टेट हो गया, ठीक है। तो अल्टीमेटली फेज का मतलब क्या हुआ कि यदि ये एक कंपोजिशन, तो इसका क्या है, वाटर की मैं बात करूं तो आइदर इट इज इन द
फॉर्म ऑफ गैस, लिक्विड और वाटर। तो ये हमेशा तीनों फेजेस में H2O तो है ही है, ठीक है। ऐसा नहीं हुआ कि वो H2O कुछ और बन गया, ठीक है, कोई सभी फेज में, ठीक है। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ कि फेज का मतलब आप ऐसा समझ लो, फेज का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि a phase may be defined as the homogeneous portion of system has uniform physical and chemical characteristics, ठीक है। या फिर आप इसको और भी यदि दूसरे तरीके से समझें तो फेज का मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि आप उसमें उसको सेपरेबल नहीं कर सकते। मतलब आपने यदि बोला कि H2O, ठीक है, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, केमिकली होमोजेनियस कंपोजिशन हो गया। केमिकल होमोजेनियस कंपोजिशन का मतलब क्या कि ये H2O आइदर इट इज इन द स्टेट ऑफ लिक्विड, सॉलिड और वेपर, ठीक है। तीनों स्टेट में वो हमको क्या मिला, H2O ही मिला। मतलब हमको वो उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। और यदि मैं केवल लिक्विड स्टेट की बात कर रहा हूँ तो केवल लिक्विड स्टेट में हमको उसका फिजिकल स्ट्रक्चर या फिजिकल फेज कैसा मिला, लिक्विड ही मिला, ठीक है। या यदि हम गैसेस फेज की बात कर रहे हैं तो हमको थ्रू आउट उसका क्या मिला, गैसेस फेज ही मिला। या हम सॉलिड स्टेट की बात कर रहे हैं तो हमको थ्रू आउट सॉलिड फेज ही मिला। क्लियर है? तो उसको हम क्या बोलते हैं, फेज। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है। अब फेज से हम यदि थोड़ा सा आगे बात करें तो यदि इन दोनों का कोई मिक्सचर हो, लेट्स से, ठीक है, कि आपने H2O के साथ, ये मतलब H2O में लेट्स से कि आपके पास कोई लिक्विड स्टेट है, मतलब पानी है, और उसके साथ आपने आइस को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हैं कि सर ये दोनों का फेज तो अलग अलग है, ठीक है। तो उस केस में यदि हम बोले कि थ्रू आउट यदि पूरा क्या है, केमिकल स्ट्रक्चर या थ्रू आउट फेज सेम है, तो इसको हम बोलेंगे होमोजीनियस फेज, ठीक है। और यदि इन दोनों का मिक्सचर है तो उसको हम बोलेंगे हेट्रोजीनियस, ठीक है। आप ऐसा समझ सकते हो कि आपने ये भी एक एग्जांपल हो गया, या फिर आप ऐसा एग्जांपल लो कि जिससे और आपको क्लियर हो कि हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस का मतलब क्या। यदि मिल्क है और इसमें आपने पानी मिला दिया, ठीक है, तो पूरा का पूरा पानी उसमें क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है। तो ये भी कौन सा मिक्सचर हो जाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। लेकिन यदि आपने मिल्क है और उसमें क्या कर दिया, टी ऐड कर दिया, तो अब उसका जो ओरिजिनल कंपोजिशन था वो ओरिजिनल कंपोजिशन ना होके चेंज हो गया, मतलब दोनों का मिक्सचर हो गया है। तो ऐसे कंपोजिशन को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्लियर है? समझ आया होगा आई थिंक आपको। वैसे आप इसको थर्मोडायनेमिक्स में और डिटेल में पढ़ोगे तो ऐसा कोई वरीड होने वाली बात नहीं, ठीक है। नाउ वी कम्स टू फ्री एनर्जी, ठीक है। तो गिब्स फ्री एनर्जी, आप इसको हेडिंग चाहें तो लिख सकते हैं कि गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है। तो गिब्स फ्री एनर्जी मैं यहाँ पर केवल इसको डिफाइन कर रहा हूँ, और इसी ख्याल से फिर मैं इसका मेटास्टेबल स्टेट और बाकी के जो स्टेट्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अभी आएगा, ठीक है। तो पहले हम हेडिंग डाल लें आप, गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। तो ये गिब्स फ्री एनर्जी का जो मैं फार्मूला यहाँ लिख रहा हूँ, इसको आप थर्मोडायनेमिक्स में थर्मोडायनेमिक रिलेशन जब पढ़ोगे तो आप इसको और डिटेल में पढ़ोगे कि G इक्वल्स टू H माइनस TS, ठीक है। और ये तो मेरा गिव्स, G स्टैंड फॉर गिव्स फ्री एनर्जी हो गया, H यहाँ पर आपका एंथैल्पी है एज यूजुअल, T जो है वो आपका टेम्परेचर है, या एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलना चाहिए जो कि हम केल्विन में लेते हैं, और S रिप्रेजेंट फॉर एंट्रोपी, ठीक है। तो इस की हेल्प से मतलब अल्टीमेटली जो गिब्स की फ्री एनर्जी होगी वो डिपेंड किस किस कौन से पैरामीटर्स पर करेगी, एंथैल्पी, एंट्रोपी एज वेल एज टेम्परेचर, ठीक है। तो इसी से हम आगे बढ़ते हैं कि अब इक्विलिब्रियम की यदि हम बात करें कि भाई इक्विलिब्रियम का गिब्स फ्री एनर्जी से क्या लेना देना है, ठीक है। यदि हमने गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ा है तो उसका इक्विलिब्रियम से क्या मतलब है, या मेटलर्जी या मटेरियल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बात कर सकते हैं, ठीक है। तो उस पर आते हैं। तो पहले आप लिखें कि इक्विलिब्रियम, हेडिंग डाल लें आप,
इक्विलिब्रियम क्या होता है, फिर हम बात करेंगे कि इक्विलिब्रियम को हम गिब्स फ्री एनर्जी से कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, सिस्टम सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट इज इन मोस्ट स्टेबल स्टेट। ठीक है, जैसे आप लोग इक्विलिब्रियम मैकेनिक्स में भी आपने पढ़ा होगा कि जहां पर हम क्या करते हैं कि समीशन ऑफ ऑल द फोर्सेस या मोमेंट जो भी आप लेना चाहते हो, ठीक है, तो क्या लेके चलते हैं हम कि वो क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर भी हम यदि बात करें तो सिस्टम इज सेट टू बी इक्विलिब्रियम व्हेन इट इज इन मोस्ट स्टेबल स्टेट। ठीक है, मतलब मेरा मैं भी जो भी कंपोजिशन ले रहा हूँ मटेरियल का, वो क्या हो, मोस्ट स्टेबल स्टेट में हो। ठीक है, और तो उस स्टेट को इट मींस शो नो डिजायर्ड चेंज इन विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द पैरामीटर। ठीक है, मतलब उसमें कोई भी किसी भी पैरामीटर को यदि मैं चेंज करता हूँ तो उसके रिस्पेक्ट में कोई भी चेंज नहीं आता है, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, इक्विलिब्रियम। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, तो आप चाहें तो लिख सकते हैं मेरे साथ साथ, नहीं लिख रहे हैं तो कोई बात नहीं। तो हम बोल सकते हैं कि कोई भी एक कांस्टेंट टेम्परेचर या प्रेशर किसी क्लोज सिस्टम का, तो क्लोज सिस्टम आप पढ़ ही चुके हो जिसमें फिक्स्ड मास और कंपोजिशन है, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं कि विल बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब वो क्या होगा, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। और गिब्स फ्री एनर्जी का रूल ये आता है कि जब भी मोस्ट स्टेबल स्टेट बोला मैंने, मतलब मोस्ट स्टेबल स्टेट बोलो या इसी को आप आगे चलकर बेटा स्टेबल स्टेट बोलेंगे, तो उस केस में डेल्टा जी जो है वो क्या होता है, जीरो। मतलब उसका जो भी कौन सा एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी का जो डिफरेंस होगा, ठीक है, दो स्टेट्स के बीच में, वो क्या आएगा, मेरा जीरो आएगा। क्लियर है, ये बात समझ आई आपको? आगे बात करते हैं। अब यदि मैं इसको बाय द डायग्राम यदि समझूं तो आप ऐसा बना सकते हो कि इस y एक्सिस पर मेरा हो गया गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है, और x एक्सिस पर यदि हम बोलें कि मेरा ये क्या है, स्टेट ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि लेट्स से कोई पर्टिकुलर मटेरियल का गिब्स फ्री एनर्जी कुछ स्टार्टिंग में कुछ बोल सकते हैं कि यहाँ था, ठीक है, ये, और कुछ उसमें चेंज आया, जिस चेंज के रेस्पेक्ट में हम यदि बोले तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर मेरा जो डेल्टा ऑफ जी होगा वो क्या होना चाहिए, जीरो। ठीक है, मतलब इस स्टेट पर मेरा जो डेल्टा ऑफ जी होगा वो क्या मिलना चाहिए मुझे, जीरो। ठीक है, अच्छा, इसको हम एक और डायग्राम से समझते हैं कि भैया अभी भी यहाँ पर वही गिब्स फ्री एनर्जी है, इधर अभी भी आपका स्टेट ऑफ सिस्टम ही है। ठीक है, अब मैं यदि बोलता हूँ कि भाई आपका नेसेसरी क्राइटेरिया फॉर द फेज ट्रांसफॉर्मेशन, तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन की यहाँ पर तो क्या हो गया, डेल्टा ऑफ जी क्या हो गया, जीरो, मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट में चले गया, मतलब इसमें कोई फेज चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो जब भी हम फेज चेंज की बात करेंगे तो फेज चेंज में हमेशा और हमेशा आपका जो भी गिव्स फ्री एनर्जी मिलेगा वो कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। ठीक है, अब वो नेगेटिव क्यों होना चाहिए उस पर आते हैं। ठीक है, तो लेट्स से कि मैंने यहाँ पर एक, अच्छा मैं एक डायग्राम पहले बना देता हूँ, फिर उस डायग्राम से समझते हैं हम कि मेटास्टेबल स्टेट क्या होता है और अनस्टेबल स्टेट क्या होता है। ठीक है, ठीक है, आप ऐसा समझो ये कुछ इस तरह का कोई एक अपहिल है। ठीक है, अपहिल मतलब ऊपर नीचे इस तरह का एक कोई कर्व है, ठीक है, या क्रेस्ट है और ऊपर, ठीक है, तो मतलब ये समझो कि ये कोई मेरा एक पर्टिकुलर मटेरियल का एक एटम है। ठीक है, आइदर इट इज इन दिस स्टेट और आइदर इट इज इन दिस स्टेट और आइदर इट इज इन दिस स्टेट। ठीक है, तो कौन सी स्टेट को मैं स्टेबल इक्विलिब्रियम बोल सकता हूँ और कौन सी स्टेबल को अनस्टेबल और कौन सी स्टेट को मैं मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम बोल सकता हूँ। ठीक है, तो लेट्स से फर्स्ट आई एज्यूम दैट कि मेरा इनिशियल पोजीशन दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज
3। ठीक है, तो ये मेरे 3 स्टेट हो गए। क्लियर है? अब कौन से स्टेट को मैं क्या बोलूंगा, तो स्टेट 1 इज मेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम। मेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि जो भी आयरन ओर है, ठीक है, वो मेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। या फिर आप यदि बोलो कि कोई आपको आयरन ओर या आप जो भी डायमंड्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो ये क्या है, मेटा स्टेबल स्टेट में। ठीक है, तो यदि मैंने उसका कुछ एनर्जी दिया, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एंथैल्पी एंड एंट्रोपी, G इक्वल्स टू H माइनस Ts जो मैंने बोला था, ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि इस स्टेट पर इसका जो गिब्स फ्री एनर्जी है दैट इज G1। ठीक है, और इस स्टेट पर इसका एनर्जी है दैट इज G2, और इस स्टेट पर एनर्जी है इसका G3। ठीक है, अब समझो, तो मैंने क्या बोला कि स्टेट 1, आप चाहो तो इसको लिख लो, रेफर्स फॉर मेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, स्टेट 1 क्या बता रहा है आपको, मेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, एंड स्टेट 2 इज, अब देखो स्टेट 2 का मतलब क्या हुआ कि मैंने उसको कुछ अमाउंट में एनर्जी दिया, मतलब गिव्स एनर्जी में दे रहा हूँ। ठीक है, अब गिव्स या एनर्जी देने पर वो कहाँ पर पहुंचा, इस पर्टिकुलर स्टेट पर पहुंचा। ठीक है, मतलब एनर्जी मैंने बढ़ा दी। ठीक है, तो होगा क्या, आइदर इट इज रीचिंग फ्रॉम दिस साइड और आइदर दिस इज रीचिंग फ्रॉम दिस साइड। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर ये थर्ड वाला ऊपर भी तो हो सकता है। हाँ, इसका स्टेट हो सकता है यहाँ हो, पर मैंने उससे नीचे लिया है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि आपको ये नेगेटिव मिलना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, फेज का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। आ रहा हूँ उस पॉइंट पर। ठीक है, अब समझो, और स्टेट 2 क्या बताता है नहीं मुझे, स्टेट 2 जो है वो मुझे बताता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, एंड स्टेट 3 इज, अब ये चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, तो वो मेरा क्या हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम या स्टेबल। ठीक है, अब समझो, तो देखो यदि आपको डेल्टा जी, लेट्स से मैंने G1 यहाँ पर मान रहा हूँ, G2 यहाँ पर मान रहा हूँ, इस केस की यदि मैं बात करूँ तो डेल्टा जी, ठीक है, तो आप यदि कैलकुलेट करो तो हो गया मेरा G1 माइनस G2। ठीक है, तो ये G1 माइनस G2 की जो वैल्यू होगी, या आप इसको ऐसा बोलो G2 माइनस G1 बोलो। ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा। ठीक है, तो G2 माइनस G1 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, हमेशा और हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन 0 आएगी। ठीक है, पर हमने क्या बोला कि डेल्टा ऑफ G फॉर द फेज ट्रांसफॉर्मेशन क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो इस केस में इसका फेज ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन बाय दिस, मतलब यदि मैं स्टेट 2 की बात करूं और स्टेट 3 की बात करूं, ठीक है, तो उस केस में क्या मिलेगा, यदि आप स्टेट, ठीक है, जो चेंज आ रहा है, तो देखो चेंज का नीचे की बात करें तो चेंज क्या आया, डेल्टा जी फॉर द, इसको G1 बोल दो, अच्छा जी बोल दो, इसको G डैश बोल दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका फाइनल स्टेट है दैट इज G3 माइनस G2। देखो ये क्या है, नीचे है, मतलब कम एनर्जी माइनस हायर एनर्जी, तो ये क्या होगा, लेस देन 0 होगा, मतलब ये डेल्टा ऑफ G डैश जो आएगा वो क्या आएगा आपका, नेगेटिव आएगा। मतलब इन दिस केस, मतलब इन दिस सिचुएशन हम क्या कर सकते हैं, फेज ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, चलिए, तो यहाँ से मैंने इक्विलिब्रियम बताया, और इक्विलिब्रियम बताने के बाद आपको बताया कि भाई ये जो थर्ड स्टेट है, ये थर्ड स्टेट क्या है आपका, यहाँ पर आप बोल सकते हो कि आपका स्टेबल स्टेट आपको अचीव हो गया। ठीक है, एट नॉर्मल प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है ना, तो आप इसको यदि एक बॉक्स से भी समझ सकते हो। ठीक है, कि आपके पास, लेट्स से मैं इसको रब कर रहा हूँ, आप समझ सकते हो कि मैं इसको बॉक्स से समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई एक जनरल, मैंने कोई एक सरफेस ले लिया, ठीक है, और उस सरफेस पर लेट्स से कोई मेरा एक बॉक्स इस तरह से वर्टिकली है। ठीक है, अब मैंने उसको कुछ अमाउंट में गिव्स फ्री एनर्जी दिया। ठीक है, तो गिव्स फ्री एनर्जी देने पर लेट्स से कि ये मेरा क्या है, मेटा स्टेबल स्टेट है। ठीक है, मेटा स्टेबल स्टेट के बाद मैंने उसको कुछ अमाउंट में एनर्जी दिया, मतलब अभी मैं क्या कर रहा हूँ, उसको इस पोजीशन में,
समझे। तो इस पोजीशन में आ गया तो ये क्या है, मतलब अनस्टेबल स्टेट हो गया कि ये क्या है, अपनी पोजीशन पर अब रुक नहीं सकता, वो जाके या तो इधर या इधर आएगा। ठीक है, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, दैट इज अनस्टेबल स्टेट। ठीक है, अब यदि मान लो कि ये इसका थर्ड स्टेट हो गया, अब इस तरह से आ गया, तो अब ये चेंज नहीं हो सकता, मतलब ये जो थर्ड स्टेट है ये मेरा स्टेट 1 हो गया, स्टेट 2 हो गया, ये मेरा स्टेट 3 हो गया, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, स्टेबल स्टेट। क्लियर है, तो आई थिंक इससे आप उस चीज को रिलेट कर सकते हो इस डायग्राम। क्लियर है, नाउ वी कम्स टू द फ्यू important terms which is very much important for discussing the phase diagram। ठीक है, तो वो क्या important terms है, तो हेडिंग डाल लें आप, few important terms which is important for phase diagram। ठीक है, या to understand the phase diagram। ठीक है, the first term is फेज। वैसे हम फेज तो ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं। ठीक है, और फिर भी आप चाहें तो लिख सकते हैं कि फेज को मैं आगे चलकर जब मैं अभी गिब्स फेज रूल लिखूंगा तो पी से डिनोट करूंगा। ठीक है, फेज का मतलब क्या, फेज इज अ फिजिकली एंड केमिकली होमोजेनियस पार्ट ऑफ द सिस्टम, एंड इन अ सिस्टम एवरी फेज इज अ फिजिकली डिस्टिंक्ट एट आइदर माइक्रो और मैक्रो लेवल। ठीक है, या तो हम माइक्रो लेवल की बात करें या मैक्रो लेवल की बात करें तो हम उसको डिस्टिंक्ट कर सकते हैं। क्लियर है, ठीक है, मतलब अलग अलग हम उसको देख सकते हैं। ठीक है, नाउ वी कम्स टू द सेकंड थिंग दैट इज कंपोनेंट। कंपोनेंट को मैं गिब्स फेज रूल में डिनोट करूंगा सी से। ठीक है, तो कंपोनेंट का मतलब क्या हो गया, ये भी मैं बता चुका हूँ कि डिफरेंट केमिकल स्पेसीज जो कि हम कोई सिस्टम बनाने के लिए, सिस्टम का मतलब भी मैं डिफाइन कर चुका हूँ, एलिमेंट आर कंपाउंड यूज्ड टू फॉर्म द सिस्टम। ठीक है, सॉल्यूशन इज अ फेज विद मोर देन वन कंपोनेंट। ठीक है, तो यदि हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन में आप क्या बोलते हो कि एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है, तो ऑब्वियस है कि वहां पर दो कंपोनेंट क्या कर रहे हैं, रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन यदि मिक्सचर इज अ मटेरियल व्हिच इज मोर देन वन फेज, तो मिक्सचर का मतलब आप बोल सकते हो कि उसमें दो या दो से ज्यादा भी फेजेस हो सकते हैं। नाउ वी कम्स टू द थर्ड टर्म, दैट थर्ड टर्म इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आई थिंक ये थर्मोडायनेमिक्स में आप समझोगे, ये फेज रूल जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ये आप थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ोगे। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ आप ये डिग्री ऑफ फ्रीडम की मैं यदि करूँ तो ये आप थ्योरी ऑफ मशीन में भी पढ़ोगे, लेकिन वहां और यहाँ पे डिफरेंस है। ठीक है, क्या डिफरेंस है वो भी मैं बता देता हूँ, पहले आप ये समझ लो कि नंबर ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल मतलब क्या, टेम्परेचर, प्रेशर, कंपोजिशन, ये सब कुछ क्या है, वेरिएबल्स हैं दैट कैन बी इंडिपेंडेंटली चेंज विदाउट अल्टरिंग द स्टेट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, मतलब हम टेम्परेचर को इंडिपेंडेंटली क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, प्रेशर को इंडिपेंडेंटली वेरी कर सकते हैं, कंपोजिशंस को इंडिपेंडेंटली वेरी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके जो भी वेरिएबल है, ठीक है, वो चेंज करने पर आपका जो भी कंपोजिशन है, ठीक है, वो क्या है, क्या आप यदि डिग्री ऑफ फ्रीडम को ऐसा समझो कि नंबर ऑफ वेरिएबल जो कि क्या करते हैं, अल्टीमेटली कंपोजिशन या आपके सिस्टम को क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, नाउ वी कम्स टू द सॉलिड सॉल्यूशन। द फोर्थ टर्म इज सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉलिड सॉल्यूशन इट कंसिस्ट ऑफ एटम ऑफ एटलीस्ट टू डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, वेयर इज सॉल्यूट होगा और दूसरा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। ठीक है, तो सॉल्यूट की मैं यदि बात करता हूं तो आप क्या बोलते हो कि सॉल्यूट एटम ऑक्यूपाई आइदर सब्स्टिट्यूशनल और इंटरस्टिशियल पोजीशन इन द सॉल्वेंट। ठीक है, मतलब यदि क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर की हम बात करें तो क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर में जो भी उसका सॉल्यूट है, ठीक है, वो सॉल्वेंट में या तो इंडस्ट्रियल पोजीशन ऑक्यूपाई करता है या फिर सब्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, नाउ वी कम्स टू दिस सिस्टम। तो सिस्टम की यदि हम बात करें
तो फिफ्थ पैरामीटर या फिफ्थ टर्म है आपका सिस्टम। ठीक है, तो सिस्टम का मतलब क्या हो जाएगा? सिस्टम का मतलब आप ऐसा बोलो कि स्पेसिफिक बॉडी ऑफ मटेरियल अंडर कंसिडरेशन, मतलब जो भी इससे बना वो हमारा क्या है? सिस्टम है। जैसे मैंने आयरन कार्बन की बात करूं या कॉपर निकल की बात करूं, एयूईजी की बात करूं, ठीक है ना, तो कोई भी पैरामीटर या कंपोनेंट हम जो ले रहे हैं वो ही हमारा सिस्टम कहला रहा है। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज, अब इसी से मैं डिफाइन करूंगा इन तीन पैरामीटर से। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि मेरा जो भी गिब्स फेज रूल है, तो आप ये बोल सकते हो, द नेक्स्ट हेडिंग इज गिब्स फेज रूल। ठीक है, अच्छा गिब्स फेज रूल क्या है? तो P प्लस F इक्वल टू C प्लस 2। ठीक है, तो P प्लस F इक्वल टू C प्लस 2 का मतलब क्या है? तो P का मतलब आप समझ ही गए हो, P का मतलब क्या है? नंबर ऑफ फेसेस। F मेरा क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। C क्या है? मेरा कंपोनेंट। अच्छा, ये 2 क्या है? ठीक है, तो 2 की मैं बात करूं तो 2 का मतलब आप ये बोल सकते हो कि जो भी वेरिएबल्स थे आपके, तो वेरिएबल्स कौन कौन से थे आपके? तो वेरिएबल्स हो सकते हैं आपके टेम्परेचर, प्रेशर और कंपोजिशन। ठीक है, तो टेम्परेचर, प्रेशर और कंपोजिशन ये हम ऑलरेडी, ये क्या है? ये इस पैरामीटर में है। तो पूरी प्रोसेसेस में हम क्या करते हैं? टेम्परेचर, प्रेशर को कांस्टेंट लेते हैं। तो तीन पैरामीटर की जगह मैंने क्या लिख दिया? 2। ठीक है, और यहाँ पर आप, अच्छा एक चीज और है कि यहाँ पर हम यदि बोले कि आप टेम्परेचर और कंपोजिशन, और एक और बात करें तो हम कांस्टेंट रखते हैं किसको? पूरी की पूरी प्रोसेस में, मेटलर्जी में। आप इसको जब ये वाला फॉर्मूला पढ़ोगे तो ये वाला फॉर्मूला कहाँ पढ़ोगे? थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर बात करूँ तो P प्लस इक्वल्स टू C प्लस 1, क्योंकि आपने मेटलर्जी की यदि मैं बात कर रहा हूँ तो मेटलर्जी में आप हमेशा और हमेशा प्रेशर को क्या रखते हो? कांस्टेंट रखते हो। ठीक है, तो बाय दिस आप बोल सकते हो कि P प्लस F इक्वल्स टू C प्लस 1 कब अप्लीकेबल है? इन द केस ऑफ मेटलर्जी। ठीक है, या मेटलर्जिकल प्रोसेसेस के केस में अप्लीकेबल है। ठीक है, कोई बोलना है क्या किसी को? हेलो, हाँ सर। चलो ठीक है, तो यहाँ पर ये समझ में आया आपके? आगे बात करें तो गिब्स फेज रूल में वेरिएबल ऑफ सिस्टम, तो वेरिएबल ऑफ सिस्टम यदि मैं, हाँ जी बोलिए बोलिए। हेलो। हाँ बोलो ना बेटा, बोलो ना। सर वो पहले का बोलो। थोड़ा समझ में नहीं आया सर, आप जो पहले समझाया था आपने, वो क्या डेल्टा जी ये नहीं वाला समझ जो, आया ये टर्म? नहीं इससे अच्छा, पहले जो वो आपने डेल्टा समझाया जी था ना वो समझ नहीं डायग्राम। आया? हाँ सर। हाँ ठीक है, फिर समझो। उसमें मैंने कुछ नहीं बताया बेटा, मैंने केवल उसकी जो भी मेरा मेटल है या जो भी मैं एलिमेंट लूंगा, तो आप ये समझ सकते हो कि इधर मेरा क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी, और इधर क्या है? मेरा स्टेट ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो गिब्स फ्री एनर्जी का मैंने क्या फॉर्मूला बताया? G प्लस टू एच माइनस टी एस। ठीक है, तो G का मतलब क्या होता है कि आप कुछ फ्री एनर्जी उस पर्टिकुलर एलिमेंट या मटेरियल को क्या कर रहे हो? प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, तो अब उसकी वजह से क्या होगा? उसमें कुछ ना कुछ स्टेबल या अनस्टेबल स्टेट्स क्रिएट होंगे। अब स्टेबल स्टेट या अनस्टेबल स्टेट का मतलब क्या होगा? आप ऐसा बोल सकते हो कि ये इस तरह का कुछ डायग्राम मैंने यहाँ पर बनाया। ठीक है, तो ये आपकी कुछ स्टेट है, तो ये कौन सी स्टेट हो गई? स्टेबल स्टेट। स्टेबल स्टेट का मतलब क्या? कि आपको जो भी एलिमेंट या जो भी मटेरियल मिल रहा है वो रॉ है। ठीक है, आपने उसको कुछ अमाउंट में एनर्जी दिया। ठीक है, तो बाय दिस वो इस पर्टिकुलर स्टेट पर पहुंच जाता है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि स्टेट 1 से स्टेट 2 पर पहुंचा, तो चेंज कितना आया? 2 माइनस 1, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो इसको मैंने क्या बोला? डेल्टा जी। तो उस केस में डेल्टा जी मेरा क्या आया था? पॉजिटिव। ठीक है, तो यदि ये पॉजिटिव आया, इसका मतलब क्या हो गया कि आप ये बोल सकते हो कि ये चेंज हुआ, लेकिन इस स्टेट को मैंने सेकंड वाली स्टेट को क्या बोला? अनस्टेबल स्टेट। ठीक है, तो फेज चेंज यहाँ पर नहीं होगा। यदि ये
वापस रिटर्न नहीं आ जाता है, तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ गया। मतलब जैसे कोरोजन में होता है, ये कोरोजन में क्या होता है, जो भी हमारा रॉ मटेरियल है, ठीक है, वो रॉ मटेरियल मतलब को हम मैन्युफैक्चर करके कुछ ना कुछ स्टील बनाए लेट्स से, पर लेकिन यदि वो कुछ समय पड़ा रहता है बाहर, तो वापस उस पर क्या होने लगता है, रस्ट होने लगता है। तो रस्ट होने का मतलब ही यही होता है कि वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन या ओरिजिनल स्टेट पर जाने की कोशिश करता है मटेरियल, ठीक है। तो उस केस में आपको पॉजिटिव मिलती है। लेकिन यहाँ पर आपको जो एनर्जी मिलती है जब आप फेज चेंज करना चाहते हैं, तो मैंने क्या बोला कि थर्ड स्टेट पे है। तो जब आप इसमें निकालते हो तो आप क्या बोलते हो कि फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल क्या हो गया पोजीशन आपका थर्ड, इनिशियल क्या आ गया आपका 2। जैसे मैंने बॉक्स का एग्जांपल दिया कि आपका बॉक्स लेट से कि इस तरह से कोई स्ट्रेट बॉक्स है, ठीक है। अब वो स्ट्रेट बॉक्स को आपने क्या किया, कुछ अमाउंट में एनर्जी दिया, मतलब वो इस पोजीशन में है, ठीक है। अब क्या हुआ, पूरी तरह से आ गया। मतलब ये स्टेट क्या कहलाता है आपका स्टेबल स्टेट, और ये स्टेट क्या कहलाता है आपका मेटा स्टेबल स्टेट, ठीक है। नथिंग एल्स, ठीक है। इससे ज्यादा समझने की अपने को कोई ऐसी जरूरत है नहीं, ठीक है। यदि आप चाहो तो और भी पढ़ सकते हो, लेकिन इससे ज्यादा समझने की अपने को ऐसी नीड नहीं, ठीक है। क्यों नीड नहीं है, क्योंकि इस पर अल्टीमेटली बहुत अपन चाहे तो रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन इतना अपने सिलेबस में भी नहीं है, इससे ज्यादा अपने को समझना भी नहीं है। क्लियर है। बस स्टेट का मतलब क्या होता है, और जब भी कंपोजिशन की मैं बात करूं तो कंपोजिशन का मतलब या उसमें जो डेटा स्टेबल स्टेट में जो चेंज आ रहा है वो क्यों आ रहा है, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर मैंने जो ये टर्म्स बताई ये तो समझ में आया आपको, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर यदि बात करूं तो देयर आर वेरिएबल्स ऑफ सिस्टम। अब कुछ वेरिएबल्स, तो लेट्स से देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल। फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल वेरिएबल एंड सेकंड इज इंटरनल वेरिएबल, ठीक है। अब एक्सटर्नल वेरिएबल कौन से हो जाएंगे, आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे और प्रेशर को बढ़ाओगे या घटाओगे, ठीक है, तो वो आपके क्या हो जाएंगे एक्सटर्नल वेरिएबल। इंटरनल वेरिएबल कौन से होंगे आपके, वो होंगे जो कि कंपोनेंट ऑफ फेज, मतलब कंपोनेंट और फेज में चेंज आता है बाय दिस, ठीक है। तो ये वेरिएबल होगा, 4 वेरिएबल हो गए आपके, ठीक है। अब समझो, तो यहाँ से आपको निकालना क्या है, यहाँ से आपको निकालना है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो मैं फॉर्मूला क्या बनाया था, P प्लस इक्वल्स टू C प्लस 1। जब भी मैं मेटलर्जी की बात करूंगा तो P प्लस इक्वल टू C प्लस 1 लिखूंगा। क्लियर है। अब समझो, तो मैं यहाँ से F की वैल्यू क्या बोल सकता हूँ कि C माइनस P प्लस 1। क्लियर है। अब मैं यदि बोलता हूँ कि मेरा कोई एक ऐसा स्टेट है, हेलो ठीक सर। है, या ऐसा कंपोजिशन, हाँ जी बेटा बोलिए। सर बैकग्राउंड से थोड़ी आवाज आ रही है सर, डिस्टरबेंस हो रहा है थोड़ा सा। हाँ हाँ मैं बोल देता हूँ सर, थोड़ा सा धीरे, ठीक है। हाँ ठीक है, तो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर समझो, तो F इक्वल्स टू C माइनस P प्लस 1। समझो, तो यदि मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम लेट से 0 आता है, लेट से 1 आता है, या लेट से 2 आता है, ठीक है, ठीक है। तो ये 3 स्टेट हो सकते हैं भाई, आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाए, 0 आ जाए, 1 आ जाए या 2 आ जाए। अब ये कैसे आएगा मैं आगे इसको और डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो जब भी आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम यदि क्या आता है, लेट से 1 आता है, ठीक है, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि ऐसे सिस्टम को आप बोल सकते हो यूनिवेरिएंट सिस्टम, ठीक है। तो यूनिवेरिएंट सिस्टम, तो यूनिवेरिएंट सिस्टम मतलब क्या, ये भी बताता हूँ। 2 मिनट। 2 आता है तो उसको हम बोलते हैं बाई वेरिएंट सिस्टम, और यदि मेरा 0 आता है तो मतलब वेरिएंट सिस्टम, ठीक है। इनवेरिएंट सिस्टम का मतलब ये हो गया कि उसमें थ्रू आउट या कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पर कोई चेंज नहीं दिखता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू 0। अब यदि हम बोलते हैं इक्वल टू 1, तो यूनिवेरिएंट सिस्टम का मतलब क्या कि आपने जो मैंने 4 पैरामीटर बताए, ठीक है ना, यहाँ पर एक्सटर्नल में 2 बताए, इंटरनल में 2 बताए, ठीक है, टेम्परेचर, प्रेशर, कंपोजिशन और फेज, ठीक है। तो उन 4 पैरामीटर में यदि एक पैरामीटर में चेंज करने से कुछ
चेंज आ रहा है तो सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, यूनिवेरिएंट। मतलब लेट्स से कि फेज में चेंज आ रहा है तो वो यूनिवेरिएंट सिस्टम हो जाएगा। बाईवेरिएंट सिस्टम मतलब क्या कि आपके दो कंपोनेंट में या दो वेरिएबल्स में साइमल्टेनियसली क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। जैसे कि हम आगे चल के आयरन कार्बन डायग्राम पढ़ेंगे तो हम बोलेंगे कि टेम्परेचर से चेंज होने से उसका कंपोजिशन या उसका स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है। ठीक है, तो अलग अलग स्ट्रक्चर जो बन रहे हैं बाय दिस, ठीक है, ये वेरिएबल्स की वजह से बन रहे हैं। तो ऐसे डायग्राम को, ऐसे फेजेस को या ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, बाई वेरिएंट सिस्टम, यूनिवेरिएंट सिस्टम और इनवेरिएंट सिस्टम। तो जैसे आप आगे चल के आयरन कार्बन डायग्राम शायद आप लोगों ने डीएमई में भी पढ़ा होगा, तो उसमें आपको एक पॉइंट मिलता है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं यूटेक्टिक पॉइंट, एक होता है पेरिटेक्टिक पॉइंट, एक होता है यूटेक्टोइड पॉइंट। तो जब पॉइंट्स होते हैं उन पॉइंट्स पर इनवेरिएंट सिस्टम बनता है। ठीक है, मतलब वहां पर यदि आप डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने जाओगे तो वहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आता है, 0। ठीक है, इसी और भी हम आगे इसको और समझेंगे जब हम और डिटेल में जाएंगे। क्लियर है? नाउ वी कम्स टू द टाइम टेम्परेचर कर्व फॉर अ सिंगल कंपोनेंट। अच्छा, इसको समझने से पहले हम ये समझ लें कि हमारे पास ठीक है, लेट्स से कि आपके पास यदि स्टील है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, लेट्स से ये कंपोनेंट है, कोई कंपोनेंट, ये कंपोनेंट किसका बना हुआ है, स्टील का बना हुआ है। ठीक है, और ये स्टील में जो कंपोजिशन है वो किसका कंपोजिशन है, लेट्स से कि Fe3C का कंपोजिशन है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, स्टील इसका कहलाता है सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, और Fe3C इसका कहलाता है कंपाउंड। ठीक है, तो फर्स्ट वी अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, पहले ये समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सॉलिड सॉल्यूशन और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है ये समझ लेते हैं। अच्छा, किसी को पता है क्या सॉलिड सॉल्यूशन और कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है? पता हो तो फिर मैं इसको स्किप करके आगे बढ़ जाऊँ। ठीक है, मतलब सभी लोगों को आई थिंक नहीं पता, तो फिर हम फिर उसको डिस्कस करते हैं। तो यदि लेट्स से, चल मैं मानता हूँ कि नहीं अभी तक किसी ने दिया नहीं पता सॉलिड सॉल्यूशन, और इधर की तरफ लिखेंगे आप कंपाउंड। ठीक है, चलो, तो सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, तो सॉलिड सॉल्यूशन इज आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ द वेट परसेंटेज। ठीक है, मतलब सॉलिड सॉल्यूशन को मैं किसके बेसिस पे लूंगा, ऑन द बेसिस ऑफ, आप इसमें आगे का टर्म लिख लेना कि सॉलिड सॉल्यूशंस आर मेड ऑन वेट परसेंटेज बेसिस, आर मेड ऑन वेट परसेंटेज बेसिस। वेट परसेंटेज बेसिस क्यों, क्योंकि देखो यदि आप आयरन कार्बन से ही आपने क्या बनाया, स्टील बनाया, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वेट परसेंटेज आयरन का कितना कंपोजिशन है और आयरन कितने अमाउंट वेट में है और कार्बन कितने में है। ठीक है, लेकिन यदि मैं कंपाउंड की बात करूँ तो कंपाउंड कैसे बनते हैं, कंपाउंड्स आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ मोल। ठीक है, या तो आप मोलर के बेसिस की बात करो, या आप बोल सकते हो कि आर इज द बेस ऑन वैलेंसी। ठीक है, या तो ये वैलेंसी के बेसिस पे काम करता है। ठीक है, क्लियर है? द सेकंड थिंग इज solid solution are made due to the mutual dissolution of two element in each other। ठीक है, तो म्यूचुअल डिसोल्यूशन का मतलब क्या कि देखो यदि आयरन और कार्बन एक दूसरे में घुल सकते होंगे तभी तो जाके वो कहीं ना कहीं नया कंपाउंड मतलब सॉलिड सॉल्यूशन बनाएंगे, अदरवाइज कैसे बना पाएंगे इसके। ठीक है, तो सॉलिड सॉल्यूशन आर मेड ड्यू टू mutual dissolution of two elements with each other। ठीक है, दोनों का क्या होना चाहिए, म्यूचुअल डिसोल्यूशन होना चाहिए, तभी वो क्या बनाएंगे, सॉलिड सॉल्यूशन बनाएंगे। ठीक है, अब
मेरी कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड में आपने देखा कि Fe3C है, मतलब वो क्या है? केमिकल रिएक्शन। कंपाउंड्स आर या कंपाउंड आर मेड ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। ठीक है, किसकी वजह से बनते हैं? ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। Clear है? The third thing is सॉलिड सॉल्यूशन कांट बी एक्सप्रेस्ड बाय द फार्मूला। मतलब आप कभी भी सॉलिड स्टील को कभी भी आप फार्मूले से नहीं लिखोगे, ठीक है? आप क्या लिखोगे कि आइदर इट इज द अल्फा, बीटा, गामा, ठीक है ना, इस फॉर्म में आप लिखते हो। जैसे आपने आयरन कार्बन डायग्राम पढ़ा होगा तो उसमें आपने अल्फा आयरन पढ़ा होगा, उसमें आपने गामा आयरन पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो ये जब भी सॉलिड सॉल्यूशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो बाय द अल्फा, बीटा एंड गामा इस तरह के नोटेशन से ही शो करते हैं, ठीक है। इसी तरह से यदि कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड्स का हमेशा आप क्या लिखते हैं? तो कंपाउंड्स कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय फॉर्मूला, ठीक है। हम इसको किससे एक्सप्रेस करते हैं? फॉर्मूला से, ठीक है। सॉलिड सॉल्यूशन मेल्ट और सॉलिडिफाई ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो सॉलिड सॉल्यूशन जो है वो क्या होते हैं? सॉलिड सॉल्यूशन आर मेल्ट और सॉलिडिफाई ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। लेकिन यदि मैं कंपाउंड्स की बात करूं तो कंपाउंड्स आर मेल्ट और सॉलिडिफाई एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। मतलब रेंज ऑफ टेम्परेचर का मतलब क्या हो गया? कुछ मान लो 27 से 100 डिग्री इस तरह का, ठीक है। जैसे आयरन कार्बन डायग्राम में आप बोलते हो 768 डिग्री वाली एक लाइन आती है, 1147 वाली लाइन आती है, तो वो एक रेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। लेकिन यदि मैं कंपाउंड्स की बात करूं तो कंपाउंड्स आर मेल्ट or solidify at constant temperature, ठीक है। तो ये क्या होंगे? कांस्टेंट टेम्परेचर पर मेल्ट या सॉलिडिफाई होंगे। क्लियर है? नाउ वी कम्स टू नेक्स्ट, दैट इज ह्यूमे-रोथरी रूल। वन the next thing which is discussed, that is, अच्छा ये अपन ने पढ़ा तो नहीं ना पिछले चैप्टर में? ह्यूमे-रोथरी रूल, उत्कर्ष कोई बता दो, ये पढ़ा था क्या अपन ने बेटा? कोई तो बोल दो, सब सो गए क्या? नो सर, नहीं पढ़ा, ठीक, चलिए ठीक है। तो हाँ, ह्यूमे-रोथरी रूल को डिस्कस करते हैं। तो ह्यूमे-रोथरी रूल क्या है ये समझते हैं, पहले ये किसके लिए होता है ये समझते हैं। फॉर ओनली इट इज एक्सेप्टेबल फॉर एक्सटेंसिव सॉलिबिलिटी। एक्सटेंसिव सॉलिबिलिटी मतलब क्या? बिल्कुल एकदम आइडियल चीज जो होती है वो वाली बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यदि मैं ह्यूमे-रोथरी रूल की बात करूं तो इट इज नॉट आइडियल, ठीक है ना। इसको यदि मैं अभी 4 फैक्टर बताऊंगा तो ये चारों फैक्टर वायलेट भी होते हैं, ठीक है ना। तो मतलब ये यूनिफॉर्म, मतलब ये रूल फॉलो करना जरूरी है, लेकिन ये रूल वायलेट भी होता है कहीं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एक बार मैंने यहाँ पर क्रिस्टल स्ट्रक्चर का कोई रूल बता दिया तो हमेशा हर एलिमेंट के लिए या हर कंपाउंड या हर सॉलिड के लिए वो वैलिड है, ठीक है। देखिए ये मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स के लिए एप्लीकेबल है, ऐसा समझ, ठीक है। तो फर्स्ट फैक्टर इज क्रिस्टल स्ट्रक्चर फैक्टर, ठीक है। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर फैक्टर क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ द बोथ एलिमेंट्स शुड बी सेम, मतलब जो भी दो एलिमेंट मिल रहे हैं वो दोनों एलिमेंट का क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? सेम, ठीक है। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर of both the elements should be same, ठीक है। The second factor is
रिलेटिव साइज फैक्टर, ठीक है। तो रिलेटिव साइज फैक्टर मतलब क्या, मैं एटॉमिक रेडियस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो सेकंड फैक्टर इज रिलेटिव साइज फैक्टर, ठीक है। अभी क्या बोलता है, ये बोलता है कि जो भी दो एलिमेंट या ज्यादा भी हो सकते हैं, द डिफरेंस ऑफ एटॉमिक रेडियस बिटवीन द टू एलिमेंट शुड बी लेस देन 15%, ठीक है। मतलब 15% से दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है, 15% से दोनों का एटॉमिक रेडियस एक दूसरे के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, 15% से कम, ठीक है। तो यहाँ पर लिखें आप इसमें एटॉमिक रेडियस बिटवीन टू एलिमेंट्स जो भी मिल रहे हैं, ठीक है, उस कंपोजिशन में शुड बी लेस देन 15%, 15% से उन दोनों के बीच का एटॉमिक रेडियस कम होना चाहिए, तभी वो एक दूसरे से मिलेंगे, ठीक है। नाउ वी कम्स टू द थर्ड फैक्टर, दैट इज केमिकल एफिनिटी फैक्टर, ठीक है। अब केमिकल एफिनिटी फैक्टर को समझो, बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं। The greater the chemical affinity between the two elements, more restricted will be the solubility, ठीक है। केमिकल एफिनिटी का मतलब ही यही होता है, मतलब एक दूसरे को क्या करें, फोर्स करें, ठीक है। तो यदि जितनी ज्यादा केमिकल एफिनिटी होगी वो उतना ही एक दूसरे को क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्ट करेंगे, किसमें, सॉलिबिलिटी, ठीक है। मैं यहाँ पर रूल किसके लिए है, एक्सटेंसिव सॉलिबिलिटी, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि द ग्रेटर द केमिकल एफिनिटी बिटवीन द टू एलिमेंट more restricted the solubility, are you getting this? तो जितना ज्यादा केमिकल एफिनिटी दोनों एलिमेंट्स के बीच में होगा वो एक दूसरे सॉल्युबिलिटी जल्दी नहीं होंगे, क्लियर है। नाउ वी कम टू द लास्ट एंड फोर्थ फैक्टर, दिस इज रिलेटिव वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। तो अगला फैक्टर क्या है बेटा मेरा, रिलेटिव वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। अब रिलेटिव वैलेंसी फैक्टर मतलब क्या है, वैलेंसी का मतलब आप सब लोग जानते हैं, एन एलिमेंट ऑफ लोअर वैलेंसी, यदि कोई मेरा एलिमेंट है जो दो मिल रहे हैं एक दूसरे से जिसका लोअर वैलेंसी है, कैन डिसॉल्व मोर अमाउंट ऑफ अनदर एलिमेंट हैज अ हायर वैलेंसी, मतलब जिसकी वैलेंसी क्या होगी, कम होगी, वो ज्यादा क्या होगा, डिसॉल्व होगा, किसमें, जिसकी वैलेंसी ज्यादा होगी। आर यू गेटिंग दिस? An element of lower valency can dissolve more amount of another element of higher valency, ठीक है। या इसका उल्टा भी बोल सकते हो आप चाहो तो, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि एलिमेंट्स है वो लोअर वैलेंसी वो क्या बनेगा, हमेशा सॉल्वेंट बनेगा, और हायर वैलेंसी वाला क्या बनेगा, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ तक आई थिंक ये पूरा आपको समझ में आया होगा कि हमने आज क्या क्या डिस्कस किया, ठीक है। अच्छा, इसको रिकॉर्डिंग पॉज कर देता हूँ। हाँ, अब आपकी